दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग साइंस से रिलेटेड जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले हमने दो वीडियोस को देखा था। एक में हमने जो वायरस है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ में जो वायरस से जो बीमारियां होती हैं, जो डिजीजेज होते हैं, उनको देखा था। इसके अलावा दूसरा हमने जो वीडियो देखा था उसमें बैक्टीरिया से रिलेटेड हमने पॉइंट्स देखे थे। और दोनों ही वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये टॉपिक होगा जो भी हमारा सिस्टम्स है बॉडी के अंदर, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पहला सिस्टम हमने जो लिया है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। और ये जो वीडियो होगा वो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ, अगर आप JSSC CGL दे रहे हैं तो उसके लिए भी काम आने वाला है। अगर आप BSSC CGL या बिहार SSC इंटर लेवल दे रहे हैं, वहाँ पर भी काम आने वाला है। इसके अलावा SSC रेलवे, JPSC, BPSC कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर भी डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो फिर आप थोड़ा लाइक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने से पहले यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा बॉडी का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो शामिल होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक है, मतलब जो पाचन है, जो डाइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पाचन, और इंग्लिश में मैं बोलूँगा, लिखूंगा नहीं, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा। पाचन या डाइजेशन जो है वो क्या होता है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे आप यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं, तो ये जो फूड आप देख रहे हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड है। अब क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स फूड को जब तोड़कर सिंपल फूड में बदल दिया जाए, ठीक है, ये सिंपल फूड में जब चेंज हो जाए तो यही पाचन हो जाता है। पाचन की प्रक्रिया यानी डाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो यही है। डाइजेस्टिव सिस्टम यही काम करता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ता है और उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब सवाल है कि आखिर ये जो तोड़ने का काम है, इसमें क्या कुछ हेल्प करने वाला है। तो बिल्कुल, इसके लिए हेल्प करता है कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एंजाइम। तो याद रखिएगा कि एंजाइम जो है ये हेल्पर का काम करता है। क्या करने में, तो डाइजेस्ट करने में, या फिर आप यूं कहें कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलने में कौन हेल्प करता है, एंजाइम हेल्प करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, मान लीजिए कि ये है कॉम्प्लेक्स फूड और ये बदल गया इस तरह से, ये सिंपल फूड में टूट गया। कैसे टूटा, तो आपने दांतों से चबाया और चबाने के बाद ये इस तरह से टूट गया। इसके अलावा वो पेट में गया, फिर इसमें एसिड वगैरह मिलने के बाद ये और छोटा होता गया धीरे धीरे। तो ये जो प्रक्रिया है यानी बड़े से छोटा होने की प्रक्रिया, इसी को हम लोग कहते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, तो कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। इसको आप अपचय कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में अपचय कह सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे कैटाबोलिक प्रोसेस। इसमें हुआ क्या, तो जो बड़ा जो फूड था वो छोटा हो गया, सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कैटाबोलिक या फिर अपचय कह रहे हैं। तो ये हमारा पाचन हो गया कि पाचन कहते किसको है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब चलेंगे हम लोग आगे। तो सवाल है कि पाचन तंत्र जो होता है इसमें आता क्या क्या है। तो पाचन तंत्र में यहाँ पर जब आप इमेज देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, मुख से, यहाँ से ये माउथ है, यानी मुंह से आपका पाचन तंत्र, जो पाचन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा यहाँ पे ये फेरिंग्स है, फिर इसोफेगस है, जहाँ से ये फूड पाइप इसको बोलते हैं। तो फूड पाइप से होते हुए ये आपका खाना कहाँ पहुँच रहा है, स्टमक में पहुँच रहा है। स्टमक में पहुंचने के बाद यहाँ बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है वो आगे होती हैं। उसके बाद ये खाना क्या होता है कि इधर से होते हुए ये पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये छोटा वाला पार्ट है, यहाँ से जो ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये जुड़ा हुआ है ऐसे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले पहुंचता है, फिर बाद में इसके थ्रू ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, और यहीं पे जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ पे पैनक्रियाज के थ्रू जो पैनक्रियाज जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, वो निकलता है, इसमें मिलता है। और जब पेट में ये आता है तो यहाँ पे आप जानते हैं इसके अंदर क्या भरा होता है, HCl होता है, तो HCl निकलता है। इसके अलावा यहाँ से जो लीवर है ये बनाता है बाइल, पित्त बनाता है,
और ये पित्त बना के पित्त का स्त्राव करता है, जो कि आगे चल के इसमें मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे, लेकिन इसमें ये शुरुआत कहाँ से हो जाती है पाचन की, तो याद रखिएगा मुंह से हो जाती है। मुंह के बाद इसमें लार ग्रंथियां पार्टिसिपेट करेंगी। उसके बाद ये इसोफेगस या फूड पाइप से होते हुए पेट के पास आएगा। पेट में आने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और फाइनली ये रेक्टम से होते हुए एनस से बाहर निकल जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से है। इसमें आपको हेल्प करता है पैनक्रियाज, साथ में आपका लीवर, जहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, और जहाँ से मतलब जो बाइल है, जो पित्त है, वो बन के आता है। तो ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लिया आप कौन कौन सा पार्ट शामिल है। अब देखिए 5 जो पाचन जो होता है, यानी जो डाइजेशन होता है, ये कितने चरणों में होता है, तो ये 5 फेजेज में होता है, 5 चरणों में होता है। तो 5 फेजेज में कैसे कैसे होता है, तो देखिए पहला में क्या होता है कि पहले आप भोजन को क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रहण। ठीक है, आपने खाने को पहले खाया, अंतर्ग्रहण किया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही आपने भोजन को लिया, वहां से क्या हो गया, डाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, डाइजेशन जैसे जैसे होगा, उसके बाद क्या होगा, उसमें से अवशोषण होने लगेगा, जो कि छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑब्जर्व करने लगता है वहां से, जो भी जैसे जो इम्पोर्टेंट जो मटेरियल्स है वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है और चला जाता है। इस पर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 5 फेजेज कौन कौन सा है, इसको थोड़ा सा देखने का जरूरत है। तो पहले आपने क्या किया कि भोजन को खाया, खाने के बाद वहां से आपका जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते जाते वहां पे अवशोषण होने लगा। अवशोषण होने के बाद क्या हुआ, स्वांगीकरण हुआ। ठीक है, एसिमिलेशन इसको बोलते हैं, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है, तो इसमें जो भी अवशोषित हुआ है ना, वो ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है। जो मटेरियल आपका अवशोषित हुआ वो ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, और वो फिर विभिन्न जो भी सेल है वहां पे पहुंच जाता है। तो इसी को स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। और 5वां है आपका उत्सर्जन। ठीक है, तो यही है आपका 5 चरण। तो आपने पहले भोजन को लिया, उसके बाद आपका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, फिर अवशोषण हुआ छोटी आंत में, फिर स्वांगीकरण भी वहीं पर हुआ, और फिर बाद में आपने एक्सक्रीट कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। तो यही है 5 चरण आपका पाचन का। अब हम लोग आगे चलें तो पाचन तंत्र में हमने देख लिया कि मुंह से स्टार्ट हो रहा है और एनस तक चल रहा है। ठीक है, यहाँ से माउथ से शुरू हुआ और एनस में आके ये खत्म हो गया। यहाँ पे 1-2 पॉइंट देख सकते हैं कि जैसे जो फूड पाइप है, ये जो फूड पाइप आप देख रहे हैं, इसकी जो लेंथ है कई बार पूछ दी जाती है। तो इसकी लेंथ कितनी है, तो याद रखना है आपको कि ये 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, 9 मीटर का होता है ये फूड पाइप। ठीक है, और पाचन ग्रंथि में आएंगे तो फिर आहार नाल, आगे बढ़े अगर पाचन अंग में, तो आहार नाल में क्या क्या आ जाता है, तो मुंह, भोजन की नली जो हमने इसोफेगस देखा, फिर पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस जो मैंने बताया आपको। अब इससे बहुत सारी जो पाचन ग्रंथियां हैं वहां से ढेर सारे जो एंजाइम्स है वो निकलता रहता है, तो उनके बारे में भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, सॉरी इस पिक्चर को देखते हैं, यहाँ से काफी कुछ क्लियर होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हमने बात किया कि भाई जो पाचन है, जो डाइजेशन है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, मुंह से हो रहा है। अब मुंह के अंदर ये सारी चीजें हैं, यानी टंग और टीथ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड से लारीय ग्रंथियां हैं, जहाँ से लार निकल रहा है, उन लार के माध्यम से एंजाइम्स निकल रहे हैं, जो यहाँ से पाचन जो है वो डाइजेशन जो है स्टार्ट कर दे रहे हैं। फिर ये फेरिंग्स और इसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए ये कहाँ पहुंच रहा है, स्टमक में पहुंच रहा है। स्टमक में पहुंचने के बाद ये आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टमक है, स्टमक के बाद ये कहाँ पहुंचा, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, इस तरह से यहाँ पे है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और फिर यहाँ से ऐसे होते हुए ये अनस से बाहर आ गया। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उनको भी हम लोग आगे चल के देखेंगे, अभी फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं डिटेल में कि किस तरह से ये सिस्टम यहाँ पे काम करता है। तो देखिए पाचन की शुरुआत अगर बात करें तो कहाँ से हो रहा है, माउथ से हो रहा है, मुंह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दांत जो है, जो आपका टिथ है, वो क्या कर रहा है, भोजन को काट रहा है, तोड़ रहा है, तोड़ के क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। ठीक है, और छोटा करने के बाद वहां से जो पाचन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दांतों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये है हमारा दांतों का टाइप, इस तरह से। आगे में जो आपको मिलता है उसको बोलते हैं इंसिजर। फिर आपका बीच में ये जो चौड़ा वाला है उसको कैनाइन बोलते हैं,
उससे भी थोड़ा जो चौड़ा है वो प्री मोलर होता है, जबकि सबसे आखिरी में आपको जो दिखाई देता है वो मोलर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो इस तरह से ये दांतों का है, 4 टाइप का ये होता है। इसको अगर आप देखें तो ट्रिक में ICPM हम लोग लिखते हैं, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। हिंदी में याद करिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इंसीजर में क्या करेगा ये, इसको ऐसे हिंदी में अगर बात करें तो कृंतक बोलते हैं, काफ़ी कठिन है। और ये काम क्या करता है, तो ये काटने का काम करता है। ठीक है, काटने का काम करता है, कट करने का काम करता है। उसी तरह से कैनाइन जो है, जो यहाँ पे हमने बात किया, ये कैनाइन क्या काम करता है, तो कैनाइन का काम है, नुकीला होता है और ये काम करता है फाड़ने का। ठीक है, फाड़ने का काम करता है, नुकीला है, फाड़ने का काम करेगा। प्री मोलर क्या काम करेगा, तो प्री मोलर पीसने का काम करता है। ठीक है, ये मिक्स करता है, पीस देता है पूरी तरह से। और सॉरी, मिक्स नहीं, पीसना आप कह सकते हैं कि मतलब उसको पतला पतला या क्या कहें, पाउडर जैसा बना देता है, आप कह सकते हैं प्री मोलर। जबकि मोलर जो क्या है, ये मिक्स करता है, ये भोजन को जो आप खा रहे हैं, जो फूड, उसको मिक्स करने का काम यही करता है। तो इंसीजर को अगर हिंदी में आप देखें तो हिंदी में कहेंगे कृंतक। ठीक है, इसके अलावा कैनाइन को हम लोग कहते हैं रदनक। ठीक है, इसके अलावा प्री मोलर को कहते हैं अग्र चवण्णक, अग्र चवण्णक, और मोलर को कहते हैं चवण्णक। ठीक है, तो यही है, काम क्या है तो आपने देख लिया। तो इसी तरह से ये दांत है। और कुल हमारे पास जानते हैं आपकी 32 होता है, और इस 32 में बटा हुआ है कि इस तरह से 4 2 4 6, इस तरह से ऊपर में आपको मिलेगा 4 2 4 6, फिर नीचे में भी 4 2 4 6। कैसे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसीजर है, तो ये आपका इंसीजर हो गया 4। फिर आप आएंगे कैनाइन में, तो कैनाइन आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 2। ठीक है, कैनाइन आपका ऊपर में 2 मिला, ये ऊपरी वाला भाग है, ऐसा मान लीजिए। फिर हम आएंगे प्री मोलर, तो प्री मोलर मेरा 2 यहाँ पर, तो फिर 2 यहाँ पे, तो ये 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह से मोलर की बात करें तो ये 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, यानी 6। तो ऊपर में इस तरह से आपका सीरीज चला 4 2 4 6, और दूसरी तरह से नीचे में भी 4 2 4 6। तो आप आसानी से नंबर को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दांत है, और इसी तरह से यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होती है इन्हीं दांतों से। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो बच्चा होता है, उस बच्चा में प्री मोलर नहीं होता है। ठीक है, यानी बच्चों में बात करें तो प्री मोलर आपको दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये बच्चों में यानी चिल्ड्रन में ये नहीं होता है प्री मोलर। ठीक है, और आपको पता ही है कि 20 दांत ही हैं जो 2 बार आते हैं। तो यहाँ पे जो प्री मोलर है वो बच्चों में नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि दांतों का जो शेप है इसके ऊपर। तो देखिए, ये हमारा दांतों का शेप है। तो इस दांत में सबसे आप ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे, इसको कहा जाता है क्राउन। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिखाई देता है वो क्या है, क्राउन है। और जो दिखाई आपको नहीं देता है, जो अंदर में धंसा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्राउन का पार्ट कौन कौन सा है, तो क्राउन का पार्ट जो है आपका मिलेगा एनामेल। ठीक है, एनामेल आपका क्राउन का पार्ट है, जो कि सबसे ऊपरी हिस्सा है। इसके अलावा एनामेल के बारे में आप जानते होंगे कि ये क्या है, कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे क्या है, हार्डेस्ट पार्ट, सबसे कड़ा, सबसे कठोर आप कह सकते हैं। ये बना किससे है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। याद रखिएगा, ये किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। हार्डेस्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, या फिर फॉस्फेट भी आप कह सकते हैं कि फॉस्फेट से भी बना हो सकता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट से ये बना हुआ है। इसके अलावा हमने देखा कि रूट के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो रूट के अंदर आपको ये सीमेंटम वाला पार्ट है, जो कि इसको अंदर में मजबूती देता है। इसके अलावा यहाँ पे नर्व्स एंड ब्लड सेल्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, और फिर ये रूट एंड ओपनिंग है, यहाँ से ये अंदर धंसा हुआ रहता है, तो यहाँ पे ब्लड वगैरह आपको दिखाई देता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पल्प है, तो पल्प कैविटी इसी को कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा।
तो ये हमारा हो गया दांतों के बारे में। तो क्राउन वाला हिस्सा है सबसे ऊपरी हिस्सा जहाँ पे एनामेल होता है, रूट वाला सबसे अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पे नर्व वगैरह होता है, और ये जो देख रहे हैं व्हाइट वाला पार्ट अंदर तक धंसा रहता है, इसको सेमेंटम कहते हैं। और बाकी यहाँ पे गम्स तो जानते ही हैं आपकी मसूड़े के अंदर ही धंसा हुआ होता है, और पल्प यहाँ पे लिखा ही हुआ था कि ये जो है ये पल्प कैविटी है। और इसी में जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिखाई देता है इसको कहते हैं डेंटिन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये हमारे दांतों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इसके अलावा एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि दांतों में जैसे मान लीजिए किसी का दांत जो है वो सड़ गया, तो जब दांतों में सड़न हो जाती है, जब दांत खराब हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक डॉक्टर प्रोसेस करता है, उसको बोलते हैं RCT, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि दांतों में कुछ चीज़ को भरा जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं अमलगम। अमलगम भरा जाता है। अमलगम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि पारा के साथ जब मिक्स किया जाए तो वो अमलगम बनाता है। तो यहाँ पे पारा के साथ चांदी आप देखेंगे जनरली भरा जाता है। तो दांतों के अंदर आपको अमलगम मिलेगा, पारा के साथ चांदी मिलेगा, और इसको कहते हैं रूट कैनाल सिस्टम। तो ये भी हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो दांतों के बाद अब हम समझ गए कि यहाँ पे क्या चलने वाला है। फिर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जीभ को भी समझ लेते हैं कि जीभ के बारे में क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? तो ये टंग है, ये आपका जीभ है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूछता है कि किस भाग में कौन सा स्वाद आपको आता है, टेस्ट कौन सा आता है। यानी जीभ में ढेर सारा क्या है? टेस्ट बर्ड है, और ये टेस्ट बर्ड से ही आपको टेस्ट का अनुभव होता है, टेस्ट का पता चलता है। तो देखिए सबसे आगे वाला जो हिस्सा है यहाँ से आपको स्वीट यानी मीठा का पता चलता है, और जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये नमकीन का पता चलता है। उसके बाद क्या है? फिर खट्टा का पता चलता है आपको, और फिर सबसे लास्ट में जो है वो कड़वा है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो पहले मीठा, फिर नमकीन, फिर खट्टा, फिर कड़वा। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि मान लीजिए कि घर में आपके मेहमान आए, तो मेहमान को सबसे पहले आप क्या देते हैं? मीठा देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि कुछ मीठा लाओ, तो उसके बाद साथ में कुछ नमकीन भी रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए थोड़ा देर रुके तो सलाद वगैरह यानी खट्टा वगैरह कुछ मिला, और जब बहुत ज़्यादा दिन रुक गए तो आप कुछ कड़वा खिलाने लगते हैं कि जल्दी से भाग जाएं। तो इस तरह से आप एक गेस्ट के टाइप में इसको याद कर सकते हैं कि गेस्ट आया तो सबसे पहले आपने मीठा दिया, फिर उसको नमकीन दिया, फिर खट्टा दिया, फिर अब भाई जा नहीं रहा है तो उसको कड़वा दे दिया। तो इस तरह से ये जीभ का शेप है, और यहाँ पे टेस्ट बर्ड है जो कि काम करता है। और ये जीभ में बहुत सारा क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां हैं, जो फीमेल हैं, जो गर्ल्स हैं, इनमें क्या होता है? टेस्ट बर्ड ज़्यादा होता है। ठीक है, इनमें टेस्ट बर्ड जो है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से इनको टेस्ट ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा।